बैलेंसिंग के बातें नहीं करेंगे बिकॉज आई मेक अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे विल ओनली टॉक अबाउट बैलेंसिंग. Fourth is types of chemical reaction. Fifth would be the energies in a reaction, and sixth would be examples in daily life. So starting from the basics कि एक physical change और chemical change में क्या differences होते हैं. जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई भी रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होता. जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं. वाटर अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए या अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा. लेकिन अगर मैं कार्बन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए दूँ तो वो एक न्यू कंपाउंड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होता. बर्फ अभी भी वाटर ही है, जस्ट इन ए डिफरेंट फॉर्म, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिफरेंट कंपाउंड देन कार्बन एंड ऑक्सीजन. न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज. देन प्रॉपर्टीज आर सेम. जैसा कि मैंने कहा कि बर्फ अभी भी पानी ही है, जस्ट इन ए डिफरेंट फॉर्म. द प्रॉपर्टीज इन फिजिकल चेंजेस आर सेम, लेकिन द चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शंस आर डिफरेंट. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डिफरेंट होते हैं. इट्स अ गैस दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बट दिस इज अ गैस दैट वी नीड फॉर आवर बॉडी. फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड अगेन यूजिंग द सेम एग्जाम्पल. जब हम आइस बनाते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयरएज वाटर को बर्फ में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कैन बी रिवर्स. ऐसे भी रिएक्शन जा सकते हैं एंड यहाँ से यहाँ भी रिएक्शन जा सकता है. लेकिन केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल. अगर हम एक वुड लें और जला दें वो एशेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम एशेस से फिर दोबारा वुड नहीं बना सकते. दिस इज़ द basic differences between physical and chemical change. Next would be chemical reaction क्या होता है. जब भी हम कोई दो substances को आपस में react करने के लिए ले दें and वो कोई new different substances produce करता है, तो अब उसको ही हम एक chemical reaction कहते हैं. जो चीज़ें रिएक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, एंड जो चीज़ें बनती है या फॉर्म होती है उनको कहते हैं हम प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स को हमेशा एरो के लेफ़्ट साइड में लिखा होता है एंड प्रोडक्ट को हमेशा एरो के राइट साइड में लिखना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए दें तो वो एक कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज़ वाटर. वाटर इज़ लिक्विड एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसेस. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स. एंड एरो के राइट साइड में जो वाटर बन गया है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करें, या अगर कोई केमिकल रिएक्शन है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वुड बी दैट जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में कोई स्टेट का चेंज हो जाना. स्टेट का चेंज हो जाना मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने दो गैसेस लिया एंड वो गैसेस कोई एक सॉलिड सब्सटेंस बना कर दे रहा है. जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट्स होते हैं. दो गैसेस मिलके कोई एक डिफरेंट स्टेट बना रहा है, दैट इज़ सॉलिड. या लिक्विड एंड लिक्विड को मिक्स करने के बाद भी हमें कोई एक सॉलिड सब्सटेंस मिल रहा हो, तो वहाँ पे वी विल नो दैट ये एक केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर. अगर हम कोई एक टेस्ट ट्यूब लें और वहाँ पे एक रिएक्शन कराएं एंड थोड़ी देर बाद वो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाए, गर्म होने के मतलब है कि वो रिएक्शन अभी हो रहा है एंड दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. थर्ड वुड बी चेंज इन कलर. कोई एक सब्सटेंस एंड कोई दूसरा सब्सटेंस जब हम मिक्स कर दें एंड वो दोनों मिक्स होने के बाद अगर कोई न्यू कलर फॉर्म कर दे, तो वी विल नो दैट द केमिकल रिएक्शन इज़ हैपनिंग. नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. कि अगर एक रिएक्शन होने के बाद यहाँ से कोई गैसेस इवॉल्व हो, देन ऑल्सो वी विल नो दैट द केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग. नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं जहाँ पे दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस हैं एंड एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे कोई सॉलिड डिपोजिशन हुआ है, देन वी विल कॉल दैट अ प्रेसिपिटेट. अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद वी गेट समथिंग सॉलिड डिपोजिशन इन द बॉटम, देन द प्रेसिपिटेट फॉर्मेट, देन इट इज़ कॉल्ड एज
a formation of a precipitate, and that is also a characteristic or identification of a chemical reaction. So there are 5 points, and वो 5 points आप यूज मतलब याद कर सकते हो एज PCGST. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने कोई एक PC खरीदा एंड उसके ऊपर आपको GST भरना पड़ेगा. Like P stands for precipitate, C for color, G for gas, S for state, and temperature for T. Now we will have an activity. So think about this. एक हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया है. रिबन हमने आग में जला लिया. आग में जलाने के बाद वी गेट अ वाइट पाउडर. सो मैग्नीशियम रिवर को हमने जला दिया एंड मतलब बर्न कर दिया एंड वी गेट अ वाइट पाउडर. सो यहाँ पे बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना. यहाँ पे हमने 2 ऑब्जर्वेशन फेस करने को मिला है. फर्स्ट इज जो वाइट पाउडर है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड सेकेंड इज जहाँ पे वो फ्लेम जल रहा था उसका कलर होगा डेजलिंग वाइट. डेजलिंग वाइट मतलब एकदम ब्राइट कलर का वाइट. सो यहाँ पे हमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि जब भी हम इस मैग्नीशियम रिवर को बर्न करेंगे, बर्न करने से पहले हमें उस मैग्नीशियम रिवर को एक सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा. लेकिन ये प्रिकॉशन क्यों लेना है? बिकॉज जो मैग्नीशियम रिबन है वो वैसे भी बहुत रिएक्टिव है. उसे बर्न करने से पहले ही जो एयर है वो उसके साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग बना लेता है. सो अगर हम पहले उसे सैंड पेपर से रब नहीं करेंगे तो जब हम बर्न करेंगे तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा. सो द फाइनल आउटकम इज जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड रिमेंबर कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है वाइट, एंड ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है हमको. एंड जब हम उसे बर्न कर रहे हैं तो फ्लेम का कलर होता है डेजलिंग वाइट. नेक्स्ट इज टर्म्स. एक वर्ड इक्वेशन एंड एक केमिकल इक्वेशन का क्या डिफरेंस है? वर्ड इक्वेशन में हम सिंपली जो कंपाउंड्स है उसका नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट जब हम उनका नाम नहीं लिखेंगे एंड जब हम उनका केमिकल सिंबल यूज़ करेंगे तो वो होगा एक केमिकल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम के जगह Mg उसका रिस्पेक्टिव केमिकल सिंबल यूज़ किया है, एंड ऑक्सीजन की जगह O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO. सो उसको हम कहेंगे एक केमिकल इक्वेशन. सो केमिकल इक्वेशन 2 तरह के हो सकते हैं, वन इज स्केलेटल एंड वन इज बैलेंस. सो स्केलेटल क्या होगा? स्केलेटल बैलेंस का एकदम ऑपोजिट होगा, दैट इज अनबैलेंस्ड. जब हम कोई भी बैलेंस नहीं करेंगे एंड डायरेक्टली लिख देंगे तो वो रिएक्शन स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे. लेकिन जब हम उसको बैलेंस कर देंगे उसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे. सो द क्वेश्चन इज कि हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है? सो दैट वी फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. एंड जितना प्रोडक्ट हम लेंगे उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमें लेना पड़ेगा. अगर हम 10 ग्राम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें 10 ग्राम प्रोडक्ट भी मिल सकता है. सो इसीलिए बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम तो एक ही है लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है एंड यहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीजन है. सो दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन. लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 ऐड कर दें, सो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है. सो since we have to respect the law of conservation of mass, we need to balance a chemical equation. And unbalanced को कहते हैं skeletal. Next is types of chemical reaction. So हमारे पास 5 types के chemical reaction होते हैं. एक is combination, उसका एकदम opposite is decomposition. Next is displacement and उसका ही similar type double displacement. And last is a redox reaction. So first combination reaction क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं. हम कोई भी 2 या 3 मतलब ऐसे सब्सटेंसेस ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा. लाइक यहाँ पे मैंने ये रेड कलर लिया, ये ब्लू कलर लिया एंड इन दोनों को मैंने
रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया एंड इसका प्रोडक्ट मुझे मिला एक ग्रीन कलर का समथिंग। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर आपको डेफिनेशन बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का एकदम ऑपोजिट होता है। जब सिर्फ एक कोई सब्सटेंस टूट जाता है एंड टू या थ्री या मोर सब्सटेंसेस में प्रोडक्ट बन जाता है तो दैट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन क्या होता है, अगर मैं एक रेड कलर का सब्सटेंस लूँ, फिर इसको मुझे हीट देना पड़ेगा। हीट देने के बाद मुझे वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देगा। सो कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंसेस कंबाइन होकर सिर्फ एक सब्सटेंस दे रहे हैं एंड डिकम्पोजिशन में सिर्फ एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर आपको डिकम्पोजिशन का कोई डेफिनेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन वन रिएक्टेंट गिव्स अस टू और मोर प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ स्लैक लाइन। सो यहाँ पर स्लैक लाइन मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइन भी कहते हैं, को पानी में रिएक्ट करेंगे तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हीट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लेटर यूज़। सो इसको याद कर लेना कि जब दो सब्सटेंसेस एंड एक प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें स्लैक लाइन का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो यूज़ होता है वाइट वॉशिंग के लिए। वाइट वॉशिंग मतलब वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए। एंड जब वो वॉल्स में लग जाता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है विच इज़ वेरी शाइनी एंड साथ में वाटर भी रिलीज होता है। सो क्विक लाइन कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को एंड स्लैक लाइन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। सो सेकेंड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल। अगर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर टू। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म करेंगे वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो रिएक्टेंट यूज़ करने के बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला है। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने कहा था डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस को तोड़कर हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाते हैं। सो डिकम्पोजिशंस को हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो एनर्जी से हम तोड़ रहे हैं वो एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जब हम तोड़ रहे हैं तब हम हीट एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। सो फोटोलाइटिक में हम सनलाइट को यूज़ करके एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या करंट यूज़ करके हम सब्सटेंस को तोड़ रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट आता है। फोटोलाइटिक में सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आता है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में वाटर आता है। जैसे कि वाटर को ब्रेक डाउन करके हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। रिमेंबर डिकम्पोजिशन में ये जो मीन्स है ये एज रिएक्टेंट्स हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को में जाकर बैठ जाता है एंड जो ऑलरेडी वो सब्सटेंस था उसको निकाल देता है। जैसे कि यहाँ ए है एंड यहाँ बी एंड सी है। ये ए बी को निकाल के खुद सी के साथ बॉन्डिंग करके बैठा है एंड बी को निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट एंड जिंक। यहाँ पे कॉपर इज़ वेरी लेस रिएक्टिव देन जिंक। सिंस जिंक इज़ मोर रिएक्टिव जाके कॉपर को अपने ही सोल्यूशन से निकाल लेता है एंड जिंक सल्फेट बनाकर बैठता है एंड कॉपर अकेला हो जाता है। सो फॉर डूइंग सच रिएक्शंस वी नीड टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। So reactivity series goes potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium and so on to silver and gold. So remember करने के लिए there is this trick. Please stop calling me a careless zebra. Instead try learning how copper saves gold.
P stands for potassium, S for sodium, G for gold and so on. ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को अगर हम पानी में दे देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लाउडली बर्स्ट करता है, लेकिन गोल्ड तो हम डेली लाइफ में भी पहन के घूम सकते हैं, वो कभी भी रिएक्ट करके फट नहीं जाता। सो दिस इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। एंड यहाँ पे आप जिंक एंड कॉपर को देख सकते हैं। रिएक्टिविटी जिंक का कॉपर से ज़्यादा है, इसलिए जिंक ने कॉपर को रिड्यूस कर दिया। सिमिलरली मैग्नीशियम कॉपर को रिमूव कर सकता है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि जब हम यहाँ का स्ट्रैंड दिखते हैं तो हम हमेशा ये अकेले वाले का स्ट्रैंड दिखते हैं। ये अकेले वाला इससे स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर ये अकेले वाला इस ग्रुप वाले से स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन ये अकेले वाला अगर इस ग्रुप से स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज़ का कोई रूल नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो ए बी एंड सी डी है वो आपस में प्लस माइनस को देख के खुद ही बॉन्ड्स बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए सी के साथ जुड़ गया एंड बी डी के साथ। एसिड बेस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने एक बेस लिया NaOH एंड एक एसिड लिया HCl। यहाँ पे प्लस माइनस देख के Na प्लस Cl माइनस के साथ जुड़कर NaCl बनाएगा, एंड जो है H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ के पानी बना लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे KBr एंड AgNO3, K प्लस Br माइनस Ag प्लस Br माइनस। यहाँ का K प्लस AgNO3 के माइनस के साथ जुड़कर KNO3 बना लेता है। यहाँ का Ag प्लस Br माइनस के साथ मिलकर AgBr बना लेता है। प्लस को हमेशा पहले एंड माइनस को हमेशा लास्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दो रिएक्शन होते हैं। जैसा कि नाम में एक्सो है, एक्सो मतलब बाहर। यहाँ पे हीट इवॉल्व करता है। जैसे कि हमने एक रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट्स डाले, कुछ समय बाद ये टेस्ट ट्यूब गर्म होने लगा, मतलब इसमें हीट इवॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन को करने में हमें हीट देना पड़ रहा है तो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम एंड वाटर के साथ मिक्स करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बना था, वहाँ पे हीट इवॉल्व करा था। सो जहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में हीट इवॉल्व कर रहा हो वो एग्जांपल होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हमने देखा था थर्मल डिकम्पोजिशन में, जहाँ पे हम फेरस सल्फेट की बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो रेड वाला पार्ट है वो स्टैंड करता है रिडक्शन में, एंड वो ऑक्स वाला पार्ट है वो स्टैंड करता है ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सी दिखाई दे रहा होगा आपको। सो जब एक रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। लेकिन हम अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर दें वो होगा रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वो होगा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें वो होगा रिडक्शन। नेक्स्ट इज अ ट्रिक, लियोजर। लियोजर मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर कोई भी रिएक्शन में अगर कोई भी मेटल या जो भी सब्सटेंस हो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाए तो वो रिएक्शन का होगा
ऑक्सीडेशन, एंड अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो होगा रिडक्शन। इसलिए आपको थर्ड वाले पॉइंट की इतना चिंता करना नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट लियोजर एंड डेफिनेशन में चिपका देना है। बट मोस्टली आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होना इस ऑक्सीडेशन, एंड रिमूव होना हाइड्रोजन का इस ऑक्सीडेशन, एंड इसका पूरा उल्टा इस रिडक्शन। सो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं, जब कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने को हम भेजेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कॉपर अकेला था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना चुका है। सिंस कॉपर में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो ये इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। कलर याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो वो फिर से कॉपर दे देगा, एंड यहाँ से H2O निकल के पानी बना लेता है। सो यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है वहाँ पे ऑक्सीजन है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉपर है वो अकेला है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, एंड रिमूव ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो ये होता है एक रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन चलता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड में देखेंगे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन है, मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो जब भी रिडक्शन होगा उसके साथ साथ ही ऑक्सीडेशन भी होगा। सी, यहाँ पे CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर H2O वाटर बना रहा है। नाउ रिएक्टेंट रिड्यूस होगा, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, एंड जो भी रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है उसका ऑपोजिट वो एज एन एजेंट काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, एंड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, लेकिन वो खुद उसका उल्टा होगा। सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड आउट कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन आप पहले चेक करना कि वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही मिलेगा। यहाँ पे Pb या CO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं कर सकते। सो ऑप्शंस में आप देख लेना कि जैसे कि PbO, यहाँ पे Pb हो गया, सो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मतलब PbO रिड्यूस्ड हो गया। अगर वो रिड्यूस्ड हुआ है तो वो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। यहाँ पर कार्बन अकेला था, एंड प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ऐड हो गया है, सो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, बट वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। सो नेक्स्ट इज करोजन वर्सेस डेंसिटी। सो अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑफ मॉइस्चर मेटल्स को अटैक करके डिग्रेड कर देते हैं तो उसका मतलब वो करोजन कर रहे हैं। जैसे कि आयरन में जंग लग जाना, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड डेंसिटी मतलब जब एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर फूड को अटैक करके उनके ऑयल्स एंड फैट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड बैड स्मेल एंड टेस्ट आता है, तब वी कॉल इट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है जब मिल्क ख़राब हो जाए, उसका टेंगी टेस्ट जब हो जाए, या जब चिप्स वगैरह जब हम बाहर रखते हैं एंड वो ऐसा सॉगी हो जाता है, दैट इज़ बीइंग कॉल्ड एज रेंसिड। इसमें फर्स्ट एग्जांपल था मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन था, एक था मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ वाइट कलर का पाउडर, एंड फ्लेम का कलर था डेजलिंग वाइट। नेक्स्ट एक्टिविटी था क्विक लाइम में वाटर ऐड करने के बाद स्लैक लाइम बनता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हीट इवॉल्व हुआ था, सो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता था।
जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाल पे हम स्प्रे करेंगे एंड वो वाल जब CO2 के CO2 से रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट इज कंपाउंड दैट वी फाउंड इन चॉक, एगशेल्स वगैरह. नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन. मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए थे, एक इज फेरस सल्फेट एंड नेक्स्ट इज लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट को हम जब हीट करेंगे तो वो 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है. एक फर्स्ट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सो यहाँ पे कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब लेड नाइट्रेट ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसका कलर वाइट होता है, लेकिन जब हम हीट करेंगे तो उसका कलर येलो में चेंज होता है बिकॉज वो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड यहाँ पे 2 गैसेस एस्केप कर जाएंगे. फर्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, एंड ऑक्सीजन तो हम देख नहीं सकते इसलिए वो कलरलेस होता है. सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि एक ट्यूब है वहाँ से ब्राउन कलर का फ्यूम्स इवॉल्व कर रहा है तो दैट इज़ लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है. या एक ट्यूब है जहाँ पे पहले वाइट कलर का सब्सटेंस था लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो ट्यूब में येलो कलर का कुछ फॉर्म हो गया, तब भी वो लेड नाइट्रेट ही है बिकॉज लेड नाइट्रेट जब हीट करेंगे वो लेड ऑक्साइड हो जाता है जिसका कलर है येलो. ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली. फेरस सल्फेट FeSO4. जब हम FeSO4 को हीट करेंगे हमें मिलेगा, सॉरी, सो नॉर्मली जो फेरस सल्फेट होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, इसके लिए उसका कलर होता है ग्रीन कलर, इसीलिए इसका नाम भी है ग्रीन विट्रॉल. ग्रीन विट्रॉल को हम जब हीट करेंगे तो पहले हमें मिलेगा FeSO4 विदाउट वाटर, प्लस जो वाटर है वो बाहर हो जाएगा. सो अगर इसका कलर होता है वाइट. सो FeSO4 को जब हम अगेन हीट करेंगे तो 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी मिलते हैं. फर्स्ट इज Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3. ये जो फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन, एंड ये होते हैं रॉटन एग स्मेल, जो सड़ा हुआ अंडा है वैसा स्मेल करेगा. सो अगर एक टेस्ट ट्यूब में आप हीट कर रहे हो जो गैस इवॉल्व हुआ है वो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें होगा FeSO4 फेरस सल्फेट. नेक्स्ट था फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो बनाता है Ag प्लस Cl2, एंड सिल्वर ब्रोमाइड को भी जब हम सनलाइट में रखते हैं तो वो बनाता है Ag प्लस Br2. सो जो ये ये AgBr एंड AgBr2 जो फॉर्म होता है वो यूज़ होता है फोटोग्राफी के लिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो पहले यूज़ होता था. नेक्स्ट इज कॉपर सल्फेट वर्सेस जिंक, जो ये रिप्लेस कर देता था वो वाला. नेक्स्ट इज अगर हम कॉपर सल्फेट में आयरन दे दे तो वो आयरन को रिप्लेस करके फेरस सल्फेट और कॉपर बना देता है. ये भी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. सो जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन. सो अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लें ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट एंड इसमें हम एक आयरन नील डाल दें तो थोड़ी देर बाद जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा एंड जो कॉपर है वो नील में डिपॉजिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज जब Na2SO4 एंड BaCl2 रिएक्ट करेंगे, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो Na प्लस एंड SO2 माइनस Ba2 प्लस एंड Cl माइनस. जब माइनस एंड प्लस जब मिलेंगे NaCl प्लस Ba एंड SO4 मिलेंगे BaSO4. सो ये BaSO4 जो होगा वो प्रेसिपिटेट होगा वाइट कलर का. सो जब हम NaSO4 को BaCl2 के साथ मिक्स कर देंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन में नीचे कुछ वाइट कलर का सॉलिड मास बैठ जाएगा जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट, एंड वो प्रेसिपिटेट होगा BaSO4 का. नेक्स्ट वन बी PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki. अगेन जब ये DD रिएक्शन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे जब पे 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये जब रिएक्ट करेंगे तब ये फॉर्म होगा माइनस प्लस PbI2 प्लस प्लस माइनस KNO3. सो ये PbI2 होगा, वो होगा एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट. नेक्स्ट इज अनदर रिएक्शन जहाँ पे MnO2 प्लस HCl बनाएंगे MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. सो दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. जैसे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जहाँ पे MnO2 के पास पहले ऑक्सीजन है लेकिन
ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब रिडक्शन। इन HCl के पास HCl एक हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे रिमूव हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन। सो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये है रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी ये लिखना था। सो आई थिंक इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन एक क्विक रिव्यू के लिए हमने आज पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस क्या होता है। देन आइडेंटिफिकेशन जहाँ पे हमने पढ़ा था GST PC जहाँ पे गैस, स्टेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट एंड कलर आया था। देन हमने सीखा था इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड वर्ड इक्वेशन जहाँ पे केमिकल इक्वेशन में सिंबल्स यूज़ करते थे एंड वर्ड इक्वेशन में डायरेक्ट वर्ड्स या नेम यूज़ करते थे। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो सकता है या फिर अनबैलेंस्ड हो सकता है। अनबैलेंस को हम स्केलेटल मतलब जो ढांचा होता है स्केलेटन का वैसा स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते थे। देन हमने पढ़ा था कि बैलेंस क्यों करते हैं, टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। reactant is equal to product and mass can neither be created nor be destroyed. नेक्स्ट इज टाइप्स में हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन जहाँ पे A एंड B मिलके सिर्फ वन प्रोडक्ट बनाते हैं। देन डिकम्पोजिशन जहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट टूट के B, C या D बनाते हैं। देन डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे कोई आके दूसरे सब्सटेंस में घुस के वो निकाल देता है। DD जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे CD दोनों एक दूसरे के साथ कपल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रेडॉक्स जहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन के बारे में हमने पढ़ा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ट्रिक था लियोजर जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिड्यूस होता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोरोशन क्या होता है एंड रेंसिडिटी क्या होता है। एंड देन हमने एक्टिविटीज़ पढ़ा था जहाँ पे हमने मैग्नीशियम का देखा, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, देन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। देन हमने देखा PB लेड का देखा था, फेरस सल्फेट का देखा था एंड कॉपर ऑक्साइड का देखा था एंड एवरीथिंग। सो मैं एक पेज यहाँ पे ऐड कर दूँगी जहाँ पे सारे केमिकल रिएक्शंस जो आपको याद करने हैं वो रहेंगे।